नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करेंगे जो कि लखनऊ से आ रही, जहां पर बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बैठक में तय किया जाएगा कार्य समिति का एजेंडा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे, जहां पर भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की भी बैठक में मौजूद होंगे और बैठक में तय किया जाएगा कार्य समिति का एजेंडा। तो जिस तरह से चुनाव नजदीक है, उसको लेकर के, पंचायत चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, उसको लेकर के अब कार्य समिति में एजेंडा तय किया जाएगा, रणनीति तय की जाएगी। और साथ ही जिस तरह से ये बैठक हो रही है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। तो तैयारियां इसको लेकर के कर ली गई थी और आज प्रदेश पदाधिकारियों की ये बैठक हो रही है। जिस तरह से सीएम योगी के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो चुके हैं, उसको लेकर के उसके आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, किस तरह से आने वाले चुनावों को लेकर के पार्टी अपने आप को मजबूत करेगी, किस तरह का एजेंडा सेट होगा, उस पर चर्चा आज इस कार्य समिति की बैठक में होना है। तो भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की यह बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करते हुए आज नजर आ रहे हैं। तो बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी जुड़े। अनूप, जिस तरह से 4 साल सीएम योगी के कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं, आज जिस तरह से ये बैठक हो रही है, क्या कुछ वो अहम मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर के चर्चा इस बैठक में होगी? देखिए कीर्ति, उत्तर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में है हम इस वक्त लखनऊ में, और ठीक हमारे पीछे वो हॉल है, वो सभागार है जहां पर प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग शुरू हो चुकी है। स्वतंत्र देव सिंह पहुंच चुके हैं और ख़ास अगर हम एजेंडों की बात करते हैं तो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो पंचायत चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव की रणनीति पर आज चर्चा होगी। कार्य समिति की जो कल बैठक बुलाई गई है, करीब 600 पदाधिकारी प्रदेश भर से आएंगे। उन पदाधिकारियों को कौन से एजेंडे पर आगे काम करना है वो तय किया जाएगा। और सबसे खास बात कीर्ति आज ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो 4 साल पूरे हो रहे हैं 19 मार्च को, उसको लेकर प्रदेश सरकार ने 64 पेज की एक पुस्तिका तैयार की है, जिसका लोकार्पण करेंगे 19 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब तो ये तय किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को जन जन तक, बूथ लेवल पर, जिला लेवल पर, मंडल लेवल पर कैसे जनता तक पहुंचाना है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी जुटेगा, यानी कि 19 मार्च को जब वो 64 पेज की पुस्तिका लॉन्च होगी, जनता तक पहुंचाई जाएगी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस तरह से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा और प्रदेश सरकार की 4 साल की उपलब्धियों की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो 4 साल में प्रमुख फैसले रहे हैं, उनको जनता तक कैसे पहुंचाना है, और उसका जो सियासी लाभ आगे आने वाले जो पंचायत चुनाव हो या फिर 2022 का विधानसभा चुनाव हो, तो उसके लिए हमें कैसे जमीन तैयार करनी है, इस पर आज बड़ी चर्चा होगी। जी अनूप, क्या माना जाए, क्या वो अलग अलग कार्यक्रम होंगे जिसके जरिए अब जनता तक वो सारी बातें, वो सारे वादे जो योगी सरकार ने 4 सालों में किए, उनको पहुंचाया जाएगा? तो वो कौन कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कीर्ति, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर हम फैसलों पर बात करते हैं तो पिछले 4 साल में, चाहे वो लव जिहाद कानून की बात हो, महिलाओं से जुड़े तमाम मिशन शक्ति की बात हो, जो रोमियो स्क्वाड बनाया गया उसकी बात हो, तमाम महिला सुरक्षा से लेकर जो, या फिर हम पूर्वांचल की बात करते हैं, पूर्वांचल में जिस तरह से जल जीवन मिशन योजना को लागू किया गया है, खास तौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में जहां पर पेयजल और सिंचाई जल की बड़ी दिक्कत रहती थी और जनता की सबसे बड़ी समस्या बुंदेलखंड में पानी होता था। तो पानी को लेकर जिस तरह से बुंदेलखंड में सरकार ने तमाम योजनाओं को संचालित किया है, प्रधानमंत्री आवास को लेकर उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल रहा है, सबसे ज्यादा आवास यहाँ बनाए गए हैं। तो इस तरह की जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो या केंद्र की हो। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के भी कोई चर्चा हो सकती है जिस तरह से ये बैठक होगी?
देखिए, ये आज संगठन की बैठक है कीर्ति। इसमें सबसे जो बड़ी तैयारी है और बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक कैसे पहुंचाना है। और दूसरा बड़ा मुद्दा होगा कि जो कार्य समिति की बैठक कल होने जा रही है, उसमें विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर किन किन एजेंडों पर चर्चा होनी है और क्या रूपरेखा आगे के लिए तैयार करनी है। तो ये 2 प्रमुख मुद्दे होंगे। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की अपनी अलग तैयारियां हैं कि कल 15 मार्च से तमाम बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बाहर से आने वाले लोग जो होली पर आ रहे हैं, उनकी जांच होगी, उनकी बराबर निगरानी की जाएगी। और इसके साथ ही जो तमाम अलग अलग, चाहे मार्केट हो, बाजार हो, शॉपिंग मॉल्स हो, वहाँ पर जो रैंडम चेकिंग है, वो अब रैंडम जांच कराई जाएगी अलग अलग जगहों पर। इसके लिए भी सभी जिला अधिकारियों और जो सीएमओ हैं, उनको निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अनूप, अगर बात की जाए पंचायत चुनाव को लेकर के, तो उसको लेकर के रोड मैप जो है वो किस तरह से सरकार तैयार कर सकती है? देखिए, बिल्कुल कीर्ति, अभी चूंकि मामला कल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता हैं, वो हाई कोर्ट में पेश करेंगे अपना जवाब। सरकार पर जो सवाल खड़े किए गए हैं, जो सरकार ने अंतिम आरक्षण सूची तैयार की थी पंचायत चुनाव की, उस पर जो सवाल खड़े किए गए थे, तो उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। अब सरकार कल जब हाईकोर्ट खुलेगा सोमवार को, तो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी, महाधिवक्ता पक्ष रखेंगे कि जो नियमों की बात की गई है, उस नियमों का उल्लंघन की जो बात कही जा रही है और जो रोक लगाई है हाईकोर्ट ने, उस रोक को क्यों खत्म किया जाए। तो कल का दिन महत्वपूर्ण है पंचायत चुनावों के मद्देनजर। और भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, वो पहले से ही व्यापक तैयारियां हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने कार्यकर्ताओं को सीधे इस पंचायत चुनाव में उतार रही है और 2022 सामने है। तो ऐसे में 2022 से पहले जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, ये जीतना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, फिलहाल अनूप, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से बैठक चल रही है, रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिस तरह से चुनाव नजदीक है, उसको लेकर के भी इस कार्य समिति की बैठक में चर्चाएं होंगी। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कि लखनऊ से आ रही, जहां सीएम योगी ने जर्जर स्कूलों को लेकर के बड़ा निर्देश दिया है। करीब 9800 से अधिक सरकारी स्कूलों को गिरा करके फिर से बनाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां प्रदेश में कुल 12,177 स्कूल चिन्हित किए गए हैं। और आपको बता दें, महानिदेशक विजय किरण आनंद ने इस बात की जानकारी दी है। तो जर्जर स्कूलों को गिरा करके दोबारा से उनका निर्माण किया जाएगा। योगी सरकार की तरफ से यह बड़ा निर्देश दिया गया है। करीब 9800 से अधिक सरकारी स्कूलों को गिरा करके उन्हें दोबारा से बनाया जाएगा। प्रदेश में कुल 12,177 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। महानिदेशक विजय किरण आनंद ने इस बात की जानकारी दी है। तो जर्जर स्कूलों को देखते हुए उन्हें चिन्हित किया गया है, दोबारा से उनका निर्माण किया जाएगा। और प्रदेश में कुल 12,177 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षत दत्त जोशी जुड़ रहे हैं। अक्षत, जिस तरह से सरकार ने जर्जर स्कूलों को चिन्हित किया है, क्या कुछ तैयारियां, क्या कोई समिति का गठन किया गया है, किस तरह से स्कूलों का निर्माण अब किया जाएगा? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, उसके बाद से लगातार खुद योगी आदित्यनाथ स्कूलों को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के काफी सजग नजर आए हैं। वो लगातार समय समय पर इस तरह के अभियान चलाते रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो या बच्चों की ड्रेस को लेकर के हो। उसी क्रम में योगी आदित्यनाथ ने जो प्रदेश में जो स्कूल है, जो काफी जर्जर स्थिति में हो गए थे, जिन पूरे प्रदेश भर में तकरीबन 12,177 स्कूलों को चिन्हित किया गया था, लेकिन उन 12,177 स्कूल में भी केवल 9,800 स्कूल ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत ही बुरी है, जिनकी स्थिति बहुत ही भयावह है। अब से पानी टपकता है, स्कूलों में दरवाजे नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए उचित स्थान नहीं है, उनके लिए कुर्सी मेज तक नहीं है। तो ऐसे 9,800 स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जिनको फिर से तोड़ करके और दोबारा से उनको नई टेक्नोलॉजी से उनको स्कूल बनाया जाएगा। जैसा कि हम अब दिल्ली में देख रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं, बच्चों के लिए एकदम हाईटेक बनाए गए हैं। जिस तरह प्राइवेट विद्यालयों में जो बच्चों को सुविधाएं दी जाती है पढ़ाई को लेकर के, तो सेम उसी तर्ज पे योगी आदित्यनाथ भी अपना काम कर रहे हैं कि बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जा सके प्रदेश में। चाहे वो कंप्यूटर लैब वहां पे बनाई जाएगी, वहां पे लाइब्रेरी बनाई जाएंगी,
बच्चों के लिए बैठने के लिए उचित कुर्सी मेज बनाए जाएंगे। साथ ही अब पूरी तरह से वहां पे बिजली का भी ख्याल रखा जाएगा। तो 9,800 ऐसे स्कूल हैं जो खास तौर पर चिन्हित किए गए, जिनको जल्द ही तोड़ करके योगी आदित्यनाथ वहां पे हाईटेक स्कूल बनाएंगे, ताकि प्रदेशों में पढ़ने वाले बच्चे जो दूसरे जिलों में बच्चे पढ़ते हैं या गाँव में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बेहतर शिक्षा दी जा सकेगी। जी फिलहाल अक्षत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जालौन में शराब माफिया को पकड़ने गई टीम पर हमला कर दिया है। पुलिस टीम पर हमला जो है वो ग्रामीणों ने सिपाहियों को बंधक बना करके पीटा है। तो सिपाहियों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको जानकारी पहुंचा दें, जहां वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो जिस तरह से बंधक बना करके आपको जानकारी पहुंचा दें, जहां पर जालौन में शराब माफियाओं को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है और साथ ही ग्रामीणों ने सिपाहियों को बंधक बनाकर पीटा है। सिपाहियों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साथ ही वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो इस तरह के पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां पर शराब माफियाओं को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला कर दिया जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिस को बंधक बना करके उनको पीटा गया है। सिपाहियों की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। तो वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस वहां पर आरोपियों को पकड़ने गई थी। आगामी चुनाव के मद्देनजर ये अवैध शराब के खिलाफ अभियान चल रहा था। इसकी सूचना पे थाना कालपी चौकी क्षेत्र के 2 सिपाही सादे वस्त्रों में गए थे। वो पुराना शराब बेचने वाले हैं, उनके खिलाफ शराब तस्करी का रिकॉर्ड थाने में है। और इस खरीद के दौरान जब उन्होंने पैसा दिया और उन्होंने दिया, तो इसके दौरान उसने पहचान लिया कि ये तो सिपाही है और उसने साजिशन गांव वालों को बुला लिया। गांव वालों ने पुलिस के साथ अबत्ता की, सिपाही को चोटें भी आई हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण सेंगर जुड़े। अरुण, ये पहला ऐसा मामला नहीं है जहां पर माफियाओं को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला कर दिया जाता है। क्या कुछ पूरा मामला अपडेट दीजिएगा। जी कीर्ति जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, ये उत्तर प्रदेश में पहला मामला नहीं है। इसमें कई तरीके के मामले होते जाते हैं और ताजा मामला जो कल का बताया जा रहा है ये, तो यहाँ पर कालपी पुलिस के 2 सिपाही जो गांव में उनको सूचना मिली थी कि यहाँ पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, जिसके लिए वो गए हुए थे। लेकिन वहाँ पर जैसे ही जाते हैं और वो शराब लेते हैं उनमें से, तो उनमें से एक को पहचान लिया जाता है, जिससे गांव के लोग आक्रोशित होकर और उन पर टूट पड़ते हैं। जी कीर्ति जी, तो क्या कुछ अभी मामला इसको लेकर के दर्ज कर लिया गया है? जिस तरह से तस्वीरों के जरिए उन लोगों की पहचान तो की जा सकती है कि कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने हाथापाई की है, पुलिस को बंधक बना करके पीटा। तो क्या कोई मामला अभी तक दर्ज किया गया है? जी, घटना होने के बाद जैसे ही पुलिस को आला अधिकारियों को सूचना मिलती है, सूचना पर लोग पहुंचते हैं और ये वीडियो जो वायरल हुआ है ये ग्रामीणों द्वारा ही वायरल किया गया है। इसके तौर पर निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई होगी। और अभी तक 17 लोगों के खिलाफ इस पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जी फिलहाल अरुण, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बस्ती जिले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ ने पुलिस की मदद से आतंकियों से साठगांठ के संदेह में सिद्धार्थनगर के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का सदस्य बताया जा रहा था। उसके कब्जे से सीडी और तमाम कागजात बरामद किए गए हैं, जिससे उसके आतंकी ट्रेनिंग जैसी गतिविधियों में जुड़े होने का संदेह जताया जा रहा था। देखिए, आज बीती रात में एसटीएफ की जो टीम है उसके द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। और जब उसको गिरफ्तार किया गया, उससे जामा तलाशी लिया गया, तो उसके पास से कुछ संदिग्ध मटेरियल मिला, जिसमें देश विरोधी कुछ दस्तावेज थे और बाकी उनके पास से 2-3 आधार कार्ड मिले हैं जो कि फर्जी थे, और एक मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है और एक सीडी भी उनके पास से मिली है जो कि संदिग्ध है। इसी के आधार पर इनको गिरफ्तार करके और थाना कोतवाली बस्ती में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 121A, 420, 467, 68, 71 और 120B आईपीसी के तहत इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके इनको गिरफ्तार किया गया है। मिर्जापुर जिले में खून से लथपथ 3 शव मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि इनकी बेरहमी से हत्या की गई है। हत्या के बाद शवों को लाकर सड़क के किनारे फेंक दिया गया। घटना मिर्जापुर वाराणसी बॉर्डर पर स्थित चुनार थाना क्षेत्र के नदूपुर गांव का है। पुलिस के अनुसार ये लोग रोहतास बिहार के रहने वाले हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही आगे की जांच में जुट गई है। आज सुबह थाना चुनार क्षेत्र में मिर्जापुर
बनारस के बॉर्डर पर नंदपुरा गांव में रोड के किनारे 3 बॉडीज मिली हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तीनों बॉडीज यहाँ कहीं से लाकर डाली गई हैं और तीनों डेड बॉडीज की पहचान कर ली गई है। इनमें एक पिंटू यादव उर्फ राजकुमार है जो कि जिला रोहतास के रहने वाले हैं। दूसरे इन्हीं के साथी ओम हैं, ये भी जिला रोहतास के रहने वाले हैं। तीसरे पिंटू कुमार हैं, ये भी सासाराम जिला बिहार के रहने वाले हैं। इनके घर वालों से बात हो गई है, सूचना हो गई है, वो घर वाले इनके वहां से चल दिए हैं, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में हाईवे और सड़कों के किनारे अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों को हटाने को लेकर शासन ने निर्देश का असर दिखने लगा है, जिसकी पहली कार्रवाई बाराबंकी में नजर आई, जहां फतेहपुर कस्बे में सड़क के बीच में बना एक मजार को आपसी सहमति के बाद प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी लगाकर आधी रात को हटवा दिया। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने फतेहपुर कस्बे में बनी मजार कमेटी के सदस्य और स्थानीय लोगों के बीच देर शाम बैठक कर सहमति बनी। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में धार्मिक स्थल को हटाकर ईदगाह मैदान में शिफ्ट किया है। हालांकि ढांचा सिर्फ ईदगाह मैदान में रखा गया है, उसको पूरी तरह से दफनाया नहीं गया। ये जो मज़ार जो पकड़े वाली है हजरत शहीद मद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। तकरीबन जो है हजरत जो है सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बहरैची के पीरियड की है। ये बहुत पुरानी मज़ार है। ये उच्च न्यायालय के जो आदेश है इसके बारे में आप क्या इसका स्वागत करते हैं? उसका तो हम खैर जो है इस्तकबाल करते हैं, लेकिन जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि खाली मज़ार ही से जो है जाम जो है नहीं रुकेगा, कि जो बड़ के छज्जे या लिंटर जो है बने हुए हैं वो जो है वो गलत बने हुए हैं, तो उसको। यूपी की राजधानी लखनऊ में लूट की नीयत से घर में घुसे एक युवक ने महिला को गोली मार दी। फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर जुटी भीड़ ने आरोपी को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। भीड़ ने आरोपी को जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। ये घटना लखनऊ कमिश्नरेट के हसनगंज थाना क्षेत्र की है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली 55 साल की रौनक जहां घर में अकेली थी। आरोप है कि रौनक को अकेले देखकर आरोपी लूट की नीयत से घर में घुसा। रौनक ने विरोध किया तो आरोपी कलाम ने फायर कर दी। गोली रौनक की पीठ में लगी। तो हम लोग घर से बाहर निकले, हम थे बगल में मेरे चचा थे, मोहल्ले के 1-2 लोग और थे। तो हम लोग को शक हुआ क्या बात है। वो बंदा घर से बाहर निकला तो उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने सर यूँ हिलाया ना में, तो थोड़ा तेज होने लगा वो। तो हम लोग को शक हुआ ये भाग क्यों हो रहा है। तो हम मोहल्ले के 1-2 लोग और उसके पीछे भागे, काफ़ी दूर तक भागे और चिल्लाते रहे कि पकड़ो पकड़ो चोर चोर। तो आगे वालों ने उसको फॉलो किया, तो काफ़ी स्पीड में, तो काफ़ी दूर दौड़ने के बाद जब उसके पीछे और लोग लग गए तो हम मोहल्ले के 2-4 लोग पलटे कि देखिए हमें हुआ क्या है। तो हम लोग की नजर से फिलहाल वो और जो आगे मोहल्ले के लड़के थे वो दौड़े उसको पकड़ने के लिए, काफ़ी लोग थे उसके पीछे। तो हम लोग आधे रास्ते से पकड़ के घर पे आए। घर पे सुना गोली लगी, फिर इनको हम लोग कार से लेकर के ट्रामा सेंटर आए। बुलंदशहर में घटतौली को लेकर पहासू थाना क्षेत्र में एसआर पेट्रोल पंप पर स्टाफ और स्थानीय लोगों में विवाद हो गया, जिसके बाद युवकों ने पेट्रोल पंप स्टाफ के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की। मारपीट और तोड़फोड़ की वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो युवक की ओर से पेट्रोल पंप पर घटतौली का दावा फर्जी निकला। मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये सोशल मीडिया पर कतिपय लोगों के द्वारा थाना पहासू में एक पेट्रोल पंप पर लूट का प्रकरण दर्शाया जा रहा है। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये प्रकरण विशुद्ध रूप से मारपीट का है। लूट की कोई घटना नहीं घटित हुई है। एसआर पेट्रोल पंप पहासू पे 2 लड़के विमल सन ऑफ अजय जाटव और नितिन सन ऑफ संतोष, जो बगल के लालनेर और तुर्कीपुरावास के रहने वाले हैं, तेल भराने के लिए गए थे। इन्होंने ये शिकायत की कि घटतौली की गई है और जितना तेल जाना चाहिए था वो न जाके उसका लगभग आधा इनकी टंकी में तेल गया है। इस बात को लेकर के दोनों के बीच विवाद हुआ। इस बीच पेट्रोल पंप मालिक का लड़का पुनीत शर्मा आया, जो ग्रे कलर के टी शर्ट में वीडियो में दिख रहा है। उसने इन दोनों के साथ हाथापाई की। इसके बाद इन दोनों ने थोड़ी देर बाद अपने गांव से 3-4 लड़कों को और ला करके इन सब के साथ मारपीट की। मारपीट में भी किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। पूरे प्रकरण में जो भी सीसीटीवी उपलब्ध है उसको देखा गया है। कहीं पर भी लूट की कोई घटना नहीं हुई है। प्रकरण मारपीट का है। इसमें से विमल और नितिन, इन दोनों को पकड़कर थाने लाया गया है। गहराई से पूछताछ की जा रही है। प्रकरण विशुद्ध रूप से मारपीट का है।
रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के बेबियापुर गांव में शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों में के अनुसार मृतक शाम अंधेरा होने के बाद अपने साथियों के साथ था। उसकी दोनों साथियों से किसी बात को लेकर तू-तू मैं हुई और फिर मारपीट भी हुई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज सवेरे 6:45 बजे डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव बेबियापुर में पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कोतवाली क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा मौके का मुआयना किया गया और मौके के मुआयने से पता चला कि शव का मुंह जमीन की तरफ था और उसके मुंह और नाक से कुछ खून निकल रहा है और कुछ चोटों के मुंह पर निशान भी है। और फोरेंसिक साइंस को भी तत्काल वहां बुलाया गया और शव का पंचायतनामा भराकर इसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। शव की पहचान राजकरण सिंह निवासी बेबियापुर के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 45 साल है। वहां पर पूछताछ से पता चला कि मृतक शराब पीने का भी आदी है और मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। बस्ती में व्यापारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करीब एक हफ्ते से व्यापारी प्रशासन के खिलाफ अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल बीते दिनों प्रशासन ने शास्त्री चौक पर चर्च में स्थित दुकानों को तोड़ दिया था, जिसके चलते व्यापारियों में प्रशासन के खिलाफ रोष है। व्यापारियों का कहना है कि लगातार चर्च के संरक्षक को जमीन के एवज में वर्षों से किराया भी दिया जा रहा था, साथ ही 50,000 रुपए सालाना किराया भी दिया गया। उसके बावजूद प्रशासन ने बिना नोटिस दिए दुकानों को तोड़ दिया। ऐसे में करीब एक सप्ताह से व्यापारी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी व्यापारियों से मिलने नहीं पहुंचा। कर रहा है और इस यहाँ पे कम से कम 120 दुकानदार ऐसे हैं जिनके पीछे 1000 परिवार हैं। अगर ये दुकान पुनः नहीं खुलती है और ये लोग टंकी नहीं रख पाते हैं, ये लोग पुनः होटल नहीं चला पाते हैं और जूस की दुकान नहीं खोल पाते हैं, बाल काटने की दुकान नहीं खोल पाते हैं, तो इससे क्या है, इनका परिवार प्रभावित होगा और ये जीवन मरण का सवाल हो जाएगा। ये इनके पास रास्ता नहीं बचेगा कि ये क्या करें तो क्या करें। और जिला प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के, जबकि कोई भी चीज कार्रवाई करने से पहले प्रशासन एक नोटिस देती है, 1 महीने पहले नोटिस देती है, जानकारी देती है। ये लोग कोई भी नोटिस नहीं दिए, उसके बाद बिना नोटिस के ये लोग जबरन तरीके से दुकानों को सील कर दिए, दुकानों को तोड़ दिए। इसमें अभी विस्थापन का जो अभी हम लोग का तो जो चर्च की लैंड थी उसके संबंध में जो चर्च को जो नजूल की लैंड दी गई थी तत्समय, वो उनको अपने रिलीजियस प्रयोजनों के लिए दी गई थी, जिसका जो है उनके द्वारा दुरुपयोग किया गया। तो अभी उसकी पूरी जांच की जा रही है और जांच के उपरांत ही इसमें कोई कार्रवाई संभव है। बस्ती जिले के परशुरामपुर क्षेत्र के गौरा गोसाई गांव के पास सुबह बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 50,000 के इनामी और मुनीम लूटकांड का मुख्य आरोपी दीपक शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके 2 साथी बाइक लेकर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस फायर बदमाशों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। बदमाशों की तरफ से की गई फायरिंग में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मिश्र और स्वाट टीम के मुख्य आरशी मनोज राय घायल हो गए। गनीमत रही कि गोली इंस्पेक्टर के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी और इसकी वजह से वो सुरक्षित रह गए। उसके बाद में आईजी रेंज महोदय के द्वारा भी इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा काम है और ये एक सातिर बदमाश है। इनके ऊपर पहले से 8 मुकदमे, जिसमें 307, 392, 394 और इस तरह की कई गंभीर आपराधिक घटनाओं में पहले से संलिप्त रहे हैं और आज भी इनके ऊपर 325 में इनके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है और इनके पास से एक 32 बोर की पिस्टल भी बरामद हुई है, जिसके कुछ जिंदा और फायर जो केस भी इनके पास है। सर, ये मुठभेड़ के दौरान अकेले थे, इनके और भी साथी थे? इनके साथ में 2 लोग और थे, जिनके बारे में बताया गया कि वो उस समय मुठभेड़ हुई है तो वहाँ से वो अंधेरे का फायदा उठा के। गोरखपुर में ग्राम पंचायतों में चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। चौपालों पर बैठकर लोग चुनाव को लेकर चर्चा करने लगे हैं। ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। इसके लिए वो अभी से मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और इस बीच ग्रामीण मतदाता क्या सोचते हैं, हमारे संवाददाता फैज अहमद ने मतदाताओं से खास बातचीत की है। चुनाव बिल्कुल बसते ही गांव में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी घूम घूम के अपने मतदाताओं को रिझाने के लगे हुए हैं
अब मैं बता दूं कि इस वक्त गांव पे चर्चा चल रही किस तरीके से कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि वह दिखाएं किस तरीके से चर्चा चल रही, लोग बैठ के जो चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं कि कौन प्रत्याशी मैदान में किसको हम चुने और किस आधार पे अब तक हमारे क्षेत्र का क्या विकास हुआ है। क्या नाम भाई साहब आपका? विनय कुमार उपाध्याय। हाँ, क्षेत्र में अब तक क्या विकास हुआ, क्या उम्मीद है आप लोगों को है? क्षेत्र में जो हमारे इस समय भूतपूर्व प्रधान थे उनका विकास जो देखा जाए, जो उनका काम देखा जाए वो निंदनीय रहा है। और जो भी काम होना चाहिए था, गांव में विकास होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है, जिससे गांव के लोग त्रस्त हैं। जिनके कुछ लोगों के गांव के कुछ छोटे छोटे काम ही जो नहीं हो पाए थे, जैसे कि जो गांव के सदस्यों का होना चाहिए, जैसे कि किसान सम्मान निधि, उसमें मान लीजिए कुछ लोग मान लीजिए कुछ लोग तो शिक्षित हैं, जो शिक्षित हैं वो तो अपना काम करा सकते हैं। कम से कम कुछ ऐसे वर्ग रह गए थे जो शिक्षा के अभाव से कहिए, चाहे जानकारी के अभाव से कहिए, जो वो पहुंच नहीं पा रहे थे, जिससे कि भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा किस आधार पे आप प्रत्याशी को चुन रहे हैं, क्या आप किस आधार पे वोट देंगे? मैं इस आधार पर देंगे प्रत्याशी शिक्षित हो और ईमानदार हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि शिक्षा के आधार पर देंगे। मैं फिर चाचा जी से बात करूं। चाचा जी, किस तरीके का प्रत्याशी आपने चुना है और क्या उम्मीद लगाए, किसको वोट देना चाहेंगे? ऐसा है, इस गांव में प्रत्याशी तो कई हैं, लेकिन सबसे योग्य हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, आगे बढ़ने की उसकी ललक हो, ऐसे प्रत्याशी को जो है चुनाव में जिताना उचित होता है। और विकास के नाम पर तो हमारे गांव में कुछ समझिए कि नगण्य है, कुछ है नहीं। देखने में आप लोग आए हैं तो देख ही रहे हैं कि क्या विकास है क्या नहीं है। तो हम यही उनसे उम्मीद करते हैं कि हो जाएंगे तो कुछ विकास तो जरूर होगा। और देखने आधार पर क्षेत्र का विकास करेंगे, अब तक क्या विकास नहीं हुआ है? चूँकि इसके पहले जो ग्राम प्रधान थी श्रीमती अर्चना पांडे, तो उन्होंने क्या विकास किया क्या नहीं विकास किया गांव की जनता देख रही है। और बड़े पैमाने पर जिस तरीके से लोग उम्मीद लगाए थे वह नाउम्मीद में बदल गया है। और चूँकि मैं विधि व्यवसाय, मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, मैं एक अधिवक्ता हूँ, और ये सोच के मैं इस मैदान में उतरा हूँ कि मैं अन्य प्रधान से जो है बेहतर कुछ करूँगा। और हमारा प्रयास ये चल रहा है कि जो सरकारी मशीनरी का सिस्टम है, हमसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। मैं उसको धरातल पर लाने के लिए 100% जो है सिक्योर हूँ। धन्यवाद। भाई साहब का क्या नाम है? मेरा नाम सोमनाथ पांडे है। अच्छा सोमनाथ जी, किस आधार पे आप इस बार जो चुनाव मैदान में जो प्रत्याशी है वोट देना चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ, जो पिछला प्रधान रहे श्रीमती अर्चना पांडे, अब तो वो बिचारिए, बीती ताय बिचारिए। हम लोगों ने यह तय कर लिया है कि ये 64 का 100% साक्षर गांव है और इस गांव का प्रधान एक शिक्षित सुयोग्य कर्मठ व्यक्ति हो, जो गांव का सम्यक विकास, सबको साथ लेकर सबका विकास करे। जो देखा किस तरीके से जो है चुनाव पे चर्चा चल रही थी यहाँ पे, और प्रत्याशी को किस आधार पे वो वोट देंगे, अब तक उनके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। इसके साथ ही मतदाताओं ने ये रुख बना लिया है कि वो एक शिक्षित पढ़े लिखे प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाएंगे, जो उनके हक हुकूक की बात को ले चलेगा, शासन प्रशासन में काम कराएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव उपाध्याय के साथ फैयाज अहमद, JK 24x7 न्यूज। तो अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24x7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।